बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी हर हफ्ते घोड़े पर बैठने की जिद करती। मैं हंसते हुए उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता, पर फिर पूरा हफ्ता वो कमर दर्द से रोती रहती। मैं उसे घोड़े पर बैठने से मना करता, पर ना मानती। एक दिन घोड़े वाले ने एक ऐसा राज बताया कि मेरा शर्म से दिल बंद होने लगा और उसी वक्त बीवी को तलाक दे दी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई कैसे एक ऐसा काम कर सकता है जिसमें न सिर्फ वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, बल्कि अपने आप को भी कहीं का ना छोड़े। ऐसी ही एक इंसान को मैं भी जानता हूं। उसका नाम इशरत था। वो अपनी दोस्त के साथ तकरीबन हर दूसरे दिन मेरी दुकान के सामने रेढ़ी से गोलगप्पे खाने आती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने पूरे मोहल्ले में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, और वो नकाब भी नहीं किया करती थी। मेरी यहाँ पर करियाने की दुकान थी। मैं दूसरी दुकान वालों को सामान फराहम किया करता था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा था। मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और मैं पहले एक शादी कर चुका था। लेकिन मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। अब मेरे पास बहुत पैसे थे। सारे बाजार में मेरी इज्जत थी। लोग कहते थे कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, दुनिया में अकेले हो। पर पता नहीं क्यों पहली शादी के बाद अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था। दिल को कोई चेहरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिससे पहली शादी की थी वो भी माँ की पसंद थी। मुझसे उम्र में 10 साल बड़ी थी, पर यह लड़की मेरे दिल को भा गई थी। मैं इसे दूर दूर से देखता था और ये भी समझ जाती थी कि मैं उसको देख रहा हूं, तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी। एक दफा गोलगप्पे वाला वहां पर मौजूद नहीं था और वो वहां से चली गई। मैं परेशान हो गया कि आज गोलगप्पे वाला क्यों नहीं आया। मैं दूर से उसे देख तो लेता, अगले दिन वो आया तो कहने लगा कि मुझे एक और अच्छी जगह मिल गई है। मैं वहां पर रेड़ी लगाता हूं, इसलिए यहां नहीं आता। मैंने उसे कहा कि यार, तुम मेरे से महीने के कुछ पैसे ले लिया करो, लेकिन यहीं पर लगाया करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। गोलगप्पे वाला भी हैरान हो गया कि उसको क्या हो गया है, लेकिन उसको फायदा हो रहा था, इसलिए उसने दूसरी बात नहीं की और हर महीने मुझसे कुछ पैसे लेता। जबकि पैसे तो उसे मुझे देने चाहिए थे, क्योंकि वो मेरी दुकान के आगे अपनी रेड़ी लगाता था। लेकिन इसी तरह मैं उस लड़की को देख लिया करता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर उछाल दिया और उसने भी खुशी खुशी उठा लिया। उसके बाद उसने मुझे कॉल की और फिर हमारी बातें वगैरह शुरू हो गई। उसका कहना था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय मेरी माँ के। वो भी मेरी शादी करके अपने भाई के घर रहने चली जाएगी। अगर आप रिश्ता लेकर आ जाएं तो मेरी माँ फौरन मान जाएगी। मुझे ये लड़की पसंद आ गई थी और मैं उन लोगों में से नहीं था जो मैं 1 डेढ़ साल तक उससे बात ही करता रहता। जब पसंद आ गई तो फिर क्या बुराई थी, निकाह करना तो वैसे भी अच्छी बात है। मुझे उसको अपने नाम पर बिठाना नहीं था। मैंने उसके घर रिश्ता भेज दिया। अपने एक दोस्त और उसकी बीवी को भेजा था। उन्होंने जाके रिश्ते की बात कर ली और हमारा सादगी से निकाह हो गया। मेरे घर में एक औरत आ गई और वो भी मेरी पसंद की। एक खूबसूरत औरत जो उम्र में भी मुझसे छोटी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था और उसके नाज नखरे उठा रहा था। औरत चाहे खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन शादी के शुरू के 1 से 2 महीने में तो सारे शौहर ही उसके नाज नखरे उठाते हैं। मेरी बीवी तो बिल्कुल किसी परी जैसी थी। उसका नाम भी मैंने परी ही रख दिया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैं उसे देखता तो देखता ही जाता। उसकी छोटी छोटी बातें, उसका भोलापन, उसकी हरकतें, मैं तो उसकी बातों में ही खो जाता था। उसकी हर बात निराली लगती थी। वो इस तरह से मुस्कुराती थी कि अगर मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं उसको दे दूं। पर मुझे ये एहसास होने लगा था कि एक बड़ी उम्र की औरत से शादी करके मैंने अपने आप को बहुत खराब कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने 10 साल तक शादी भी नहीं की। मुझे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। अब मैं अपनी बीवी के सामने बुरा लगता था और मेरी शक्ल भी बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। जब से मेरी बीवी मेरे घर में आई थी, मेरे खर्चे बढ़ गए थे, क्योंकि जो वो मुझे कहती थी मैं उसे लेकर जरूर देता था। मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने महीने का हिसाब लगाया तो काफी ज्यादा खर्च हो गया था।
फिर मैंने कहा कि अभी नई नई शादी है, शुरू शुरू में तो इतना चलता है, बाद में वो भी समझ जाएगी और मैं भी उसे प्यार से समझा दूंगा। वो बातों बातों में मुझे बताती रहती। उससे पहाड़ी इलाकों में जाने का बहुत शौक था। मैं उसे लेकर भी गया था कि हम लोग वापस आ गए। एक दिन हमारे घर के सामने एक घोड़े वाला आया जो बच्चों को घोड़े की सैर करवा रहा था। मेरी बीवी बाहर बरामदे में बैठी थी और कब से उस घोड़े को देख रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है। मैं दुकान पर जाने के लिए निकला था। उसने कहा कि मुझे घोड़े पर बैठने का शौक है। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? ये तो बच्चों की सैर करवाने के लिए आया है, इस पर बैठोगी तो अच्छी नहीं लगोगी। उसने कहा कि इसमें अच्छा या बुरा लगने की क्या बात होती है, ये तो इंसान का शौक होता है। मेरी कौन सी अभी इतनी उम्र है, मैं भी तो बच्ची हूं, मेरी उम्र 17 साल है। उसने जिद करनी शुरू कर दी, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि प्लीज मुझे घोड़े पर बैठना है। मैंने कहा कि तुम घोड़े पर बैठ जाओगी तो मुझे देर हो जाएगी, मैंने दुकान पर जाना है। उसने कहा कि आप घोड़े वाले को कह दें और उसको पैसे दे दें, मैं थोड़ी देर बैठकर वापस घर में चली जाऊंगी। सुबह सुबह का वक्त है, वैसे भी तो कोई नहीं है यहाँ पर, कौन देखेगा मुझे, बस इधर ही 2-4 चक्कर लगाकर वापस चली जाऊंगी। मुझे भी आज एक बंदे से मिलना था और उसके साथ बड़ी जरूरी डील करनी थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने घोड़े वाले को पैसे दे दिए और उससे कहा कि ध्यान से बिठाना और ख्याल करना कहीं गिर ना जाए। मेरी बीवी तो ऐसे खुश हो गई जैसे सारी दुनिया ही मिल गई है। उसकी ये प्यारी सी मुस्कुराहट देखने के लिए अगर सिर्फ इतना ही करना होता था तो फिर मैं क्यों ना करता। मैं तो उसको खुश देखना चाहता था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसे मुझसे ज्यादा बेहतर इंसान मिल सकता था, लेकिन फिर भी उसने मेरी पसंद का लिहाज किया, मेरी मोहब्बत की इज्जत की। और मैंने जब उसके घर रिश्ता भेजा तो उसने हाँ कर दिया। उसकी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन उसने अपनी माँ को भी मना लिया। उसका कहना था कि लड़के की और तेरी उम्र में बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ से झगड़ा किया, मेरे लिए कदम बढ़ाया और हम दोनों की शादी हो गई थी। मैं तो ये सोच रहा था कि जल्दी से हमारा कोई बच्चा हो जाए, ये ना हो कि बाद में मेरी उम्र ही निकल जाए, अपने बच्चों को उठाकर बाहर जाऊं तो लोग कहें कि दादा के साथ बच्चे फिर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब हम लोग अपने खानदान का आगाज करेंगे। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। 2 घंटे के बाद मैंने अपनी बीवी को फोन किया कि कर ली थी घोड़े की सैर। उसने कहा कि वो तो कब से कर ली थी, आपने पता नहीं उसको क्या कहा था, बस 2 चक्कर लगवा कर उसने मुझे वापस छोड़ दिया। मैंने कहा कि बस इतना ही होता है, तुम शादीशुदा औरत हो, ज्यादा बच्ची नहीं बना करो। क्या कर रही हो? कहने लगी मैं खाना बना रही हूं। मैं उसे दुकान से जरूर फोन किया करता था क्योंकि वो घर में अकेली होती थी, इसलिए मुझे उसकी फिक्र लगी रहती थी। जब मैं घर आया तो उसने मेरे सामने 4-5 किस्म के खाने रखे जो उसने मेरे लिए बड़ी मेहनत से बनाए थे। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने मेरी बात मानी, इसीलिए मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो डोंगा टेबल पर रखने के लिए आती थी तो अपनी कमर पर हाथ रख लेती थी। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो उसने कहा कि पता नहीं, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद इस वजह से क्योंकि मैं घोड़े पर बैठी थी और मुझे आदत नहीं है। मैंने कहा कि 2 मिनट ही तो बैठी थी और कह रही थी कि 2 चक्कर लगवाए हैं। उसने कहा कि पता नहीं, पर 2 चक्करों में ही मेरी कमर में दर्द हो गया, लगता है मैं बहुत नाजुक हूँ। वो वाकई बहुत नाजुक थी, उसका वजन 40 किलो से ज्यादा नहीं था। मैंने उसे कहा कि तबीयत खराब थी तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसने कहा कि आपके लिए तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो जब भी उसकी बातें सुनता अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और मैंने कहा कि वो आराम करे। मैं फिर से दुकान पर चला गया। अब मैंने रात को ही वापस आना था, मेरी यही रूटीन थी। मेरी बीवी का कमर दर्द तो बढ़ता ही गया, इतना कि वो कमर पकड़कर रोना ही शुरू हो गई। जाहिर है उसकी उम्र कम थी, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बल्कि बच्चों की तरह रो रही थी। मैंने कहा कि और बैठो घोड़े पर, तो इस बात पर नाराज हो गई। फिर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि
इनका लगता है कोई पट्टा चढ़ गया है। घोड़े के ऊपर चढ़ते उतरते हुए कुछ हो गया होगा। और कोई बात नहीं है, दवाई देती हूँ। उनको कहें कि आराम करें और अपनी कमर की मालिश करें, सब ठीक हो जाएगा। उस बात को एक हफ्ता गुजर गया और एतवार वाले दिन फिर से घोड़े वाला आ गया। वो हमेशा एतवार वाले दिन आया करता था, क्योंकि उसको पता होता था कि आज बच्चे घर पे होंगे और बच्चों से उसकी दुकानदारी चलती थी। मेरी बीवी ने फिर से शोर डाल दिया। मैंने कहा कि अभी कल तक तुमने अपनी हालत नहीं देखी थी, फिर से ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई हो। उसने कहा कि शौक का कोई मोल नहीं होता और शौक के लिए इंसान कुछ भी करता है। मुझे शौक है, मुझे घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। काश हमारा घर भी किसी पहाड़ पर होता, वहां पे हम एक घोड़ा रखते, एक कुत्ता पालते, ढेर सारी बकरियां पालते। मैंने कहा तुम तो बिल्कुल गांव वालों की तरह सोच रखती हो। औरत की जिद के आगे मर्द क्या कर सकता है। औरत अपनी जिद से मर्द से अपनी कोई भी बात मनवा सकती है, वो भी उसकी पसंद की औरत, और हो भी इतनी ज्यादा हसीन तो क्यों ना बात माने। उसने फिर से जिद करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि देखो कि अगर बाद में तुम्हें दर्द हुआ तो फिर मुझे ना कहना। कहने लगी कि आपसे नहीं कहूंगी, अगर दर्द हुआ भी तो नहीं बताऊंगी। मैं भी हैरान था कि कितनी जिद्दी है, लेकिन इस दफा कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो घोड़े पर बैठ गई और मैं अपने बरामदे में बैठ गया कि यहीं से उसको देखता रहूंगा। मेरा ध्यान मेरे फोन की तरफ हुआ और जब मैंने सामने देखा तो मेरी बीवी गायब, घोड़ा भी गायब था और घोड़े वाला भी गायब था। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि कहाँ चले गए। मैंने उनसे कहा था कि बस इधर ही घुमा फिरा कर वापस ले आना। मोहल्ले के दरमियान में एक चौक था जिसके अंदर एक छोटा सा पार्क बना हुआ था। खुली जगह थी, यहाँ पर बच्चे खेलते थे। शाम के टाइम लोग भी आया करते थे, औरतें भी फिरती थी। एक दाई भी बैठी थी जो रोटियां वगैरह लगाया करती थी। वो काफी अच्छा माहौल था। उस मोहल्ले में सारे शरीफ लोग रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जगह काफी अच्छी थी, यहाँ पर शोर सुनाई नहीं देता था और उधर से कोई ट्रैफिक भी नहीं गुजरती थी। सिर्फ वही लोग नजर आते थे जिनके यहाँ पर घर थे। मैं आसपास देखने लगा। मेरी बीवी तो गायब हो गई थी। मैं उसे तलाश कर रहा था। मुझे लगा कि शायद उसका फोन उसकी जेब में होगा, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और उसने स्वेटर पहना हुआ था। वो अपने स्वेटर की जेब में ही अपना फोन रखती थी। लेकिन जब मैंने उसको कॉल की तो फोन की आवाज घर से आई। मैं तो परेशान हो गया। करते कराते 45 मिनट गुजर गए। थोड़ी देर के बाद वो घोड़े वाले के साथ वापस आ रही थी। मैं थोड़ा गुस्से में भी आ गया कि ये क्या लापरवाही है। मैंने कहा कहाँ चली गई थी तुम, क्या कर रही थी, इतनी देर कहाँ लग गई। मैंने तुम्हें कहा था 2 मिनट में वापस आ जाना। मैंने उस घोड़े वाले को डांटना शुरू कर दिया। उसने सर झुका लिया। मेरी बीवी ने कहा कि उसको नहीं डांटे, गलती मेरी है। मैंने घोड़े को जोर से पांव मारा तो ये मुझे लेकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से घोड़े वाले ने मेरी जान बचाई, नहीं तो मैंने ऐसा गिरना था कि मेरी कोई हड्डी वगैरह टूट ही जानी थी। मैं काफी परेशान हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बचा ली थी, क्योंकि वाकई घोड़े से गिर के तो लोगों के हाथ पैर भी टूट जाते हैं। मैं अपनी बीवी को अंदर ले गया। वैसे उसके कपड़ों से या उसकी हालत से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो किसी इस तरह की सूरत हाल से निकल के आई है, लेकिन वो जाते ही बिस्तर पर सो गई। मैंने उसे पानी पिलाया, घोड़े वाले को उसके पैसे दिए और कुछ पैसे ज्यादा भी दे दिए, क्योंकि उसने मेरी बीवी की जान बचाई थी। वो तो एक मासूम सा इंसान लगता था। शुक्रिया बोल के वहां से चला गया। मैं वापस आया तो मेरी बीवी गहरी नींद सो रही थी। मैं भी सो गया, लेकिन जब आंख खुली तो मेरी बीवी वहां नहीं थी और नहा रही थी। उसके बाद उसने चाय बनाई। मैंने कहा कि तुम ठीक हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, जान बच गई। मैंने कहा कि आइंदा नहीं बैठने दूंगा, तो इस बात पर खामोश हो गई और उसने बात ही बदल दी। लेकिन फिर से पूरा हफ्ता उसकी तबीयत खराब थी। वो मुझे बता नहीं रही थी। फिर मुझे उसके चलने फिरने से अंदाजा हो रहा था कि कोई ना कोई मसला था। जब किसी की कमर में दर्द होता है तो चलते फिरते उसका हाथ कमर पर होता है। मेरी बीवी की भी यही सूरत हाल थी।
लेकिन मैं खामोश था। मैंने कहा कि इसको ज़रा दर्द होने दूं ताकि ये दोबारा इस तरह की जिद ना करे। एक दिन मेरी बीवी सुबह सुबह सो रही थी कि घोड़े वाला वहां पे आया हुआ था। मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले थे, वो उसको दे दिए और कुछ पैसे भी। मैंने कहा कि मेरी बीवी को अब कहीं मत लेकर जाना, अगर वो तुम्हें खुद कहे तब भी नहीं। उसने कहा कि जी साहब, जी ऐसा ही होगा। उसका सर झुका हुआ था। मैंने सामान दे दिया, उसने शुक्रिया कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि रो क्यों रहे हो? तो कहने लगा कि आजकल तो कोई किसी को 2 रुपए की चीज देकर भी राजी नहीं होता, और आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिए। मैंने कहा कि सर्दी आ रही है, तुम्हारे घर में भी लोग होंगे, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मेरे लिए तो फालतू थे, लेकिन इसको फेंकने से अच्छा है कि किसी के काम आ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब जी। मैंने सोच लिया कि उसे कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करूंगा। आजकल इतनी महंगाई हो गई थी, बेचारा कितने पैसे कमा लेता होगा, घोड़े का भी तो खर्चा होता होगा, उसे भी खाना खिलाना होता है। एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरी बीवी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। मेरे अंदर ये कीड़ा नहीं था कि मैं अपनी बीवी की बातें सुनता या उस पर नजर रखता था। मैं उसे अकेला छोड़ के जाता था, मुझे कोई मसला नहीं होता था। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसने बात ही ऐसी की थी कि मैं बातें सुनने पर मजबूर हो गया। वो शायद अपनी माँ से बात कर रही थी या फिर किसी दोस्त से। वो कह रही थी कि हाँ, पुराना तो है। यूं समझो कि जैसे कोई पुराना सूट होता है जिसको पहनने से कोई खुशी तो नहीं होती, लेकिन इंसान को मजबूरी में पहनना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मैंने ये फैसला सही किया कि नहीं, लेकिन अब मैं अपने इस फैसले पर पछता रही हूँ। गले की हड्डी बन गया है, ना निकलने को हो रहा है ना उगलने को हो रहा है। समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, लेकिन मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। देखो तो सही, और तो किसी चीज की कमी नहीं है ना। इंसान की किस्मत भी बड़ी अजीब है। जो सब कुछ वो चाहता है वो उसे एक जगह से नहीं मिलता, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि वो 2 जगह से नहीं ले सकता। अगर एक जगह एक चीज नहीं मिल रही तो आप दूसरी जगह से वो चीज ले और पहली जगह से पहली चीज को हासिल कर लें, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हाँ, तो ऐसी बातें तेरी दोस्त के दिमाग में ही आ सकती हैं। अगर तेरे दिमाग में आती तो उस मोटे से शादी ना करती। वैसे अब मेरा नाम इशरत नहीं है, अब तो मेरा नाम परी है। मुझे परी कहा जाता है, परी। उस बात पर वो हंसने लगी। उसकी बातों की तो मुझे ठीक से समझ नहीं आई, क्योंकि दूसरे इंसान की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसका लहजा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आज तक उसे बोलते हुए नहीं सुना था। वो तो किसी ऐसी औरत की तरह बात कर रही थी जो किसी दुकान में बैठती है और सारा दिन मर्दों से बातचीत करने की वजह से उसकी आवाज़ करख्त हो जाती है। मेरे सामने तो बहुत ही धीमे लहजे में बात किया करती थी। ये तो उसकी आवाज़ ही नहीं लग रही थी। जब उसने देखा कि मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो थोड़ी सी घबरा गई। मैंने कहा कि किससे बात कर रही थी तुम? तो कहने लगी कि किसी से नहीं, अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैंने कहा, और ये किसको कह रही थी कि पुराना है लेकिन मजबूरी है? वो हंसने लगी और कहने लगी कि वो एक सूट की बात कर रही थी कि पुराना है लेकिन मजबूरी में पहन लेती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें किस बात की मजबूरी है? तुम्हें जितने सूट चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। इस बात पर वो खुश हो गई और उसने मौजू बदल दिया। अब मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता मुझ में कीड़े निकालने लगी। कभी कहती कि आप किस तरह के रंग के कपड़े पहनते हैं, और ये कायदे आजम वाली बास्केट क्यों पहनते हैं? ये तो बूढ़े लोग पहनते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती, आप शौक रंग पहना करें। मैंने कहा कि मेरी उम्र 40 साल से ऊपर जा रही है, मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अंजुमन ताजरान बरादरी ने मुझे ओहदा दिया हुआ है। मेरी बीवी का कहना था कि कहते हैं कि जब मर्द जवान औरत से शादी करता है तो वो भी जवान हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ रहकर मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। उसने ये बात अपने खास अंदाज में बड़ी अदा से की थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। शायद इंसान की फितरत है कि उसे सच्चाई बुरी लगती है। सच तो ये था कि मैं उसके सामने बूढ़ा ही था, लेकिन फिर भी मुझे ये बात बुरी लगी थी। एक दिन फिर से ऐसा हुआ
कि मैं घर आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी और थोड़ी देर के बाद घोड़े वाले के साथ वापस आ रही थी। मैंने उससे कहा कि ये क्या हरकत है, मैंने तुम्हें मना किया था। तो उसने कहा कि क्या हो गया, मैं कौन सी कहीं चली गई थी। ये कहकर वो कमरे के अंदर चली गई। मैं घोड़े वाले के पास गया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था। उसने कहा कि साहब जी, आपकी बीवी तो मेरे पीछे पड़ गई, जिद करने लगी। जिद करते करते मेरे पीछे आ रही थी। लोग देख रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था। फिर उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे भी दे दिए, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मुझे माफ़ कर दें साहब जी। वो गरीब आदमी था, जाहिर है उसकी कोई ज़रूरत होगी और उसको कोई पैसे दे रहा हो तो इनकार क्यों करेगा, उसका कसूर नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा फिर नहीं आना। तुम यहाँ आकर हफ्ते के जितने पैसे कमाते हो ना, उतने तुम मुझसे मेरी दुकान पे आके ले जाया करना। मैंने उसे अपनी दुकान का पता दिया। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैंने अपनी बीवी को सख्ती से कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, इसलिए अब तो अपना बचपन छोड़ दो। इस बात पर वो हैरान रह गई। उसने कहा कि मुझे अभी बच्चे पैदा नहीं करने, अभी मेरी उम्र ही क्या है। बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि कोई खूबसूरती खत्म नहीं होती, अच्छी खुराक खाएं तो कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बल्कि किसी महारानी की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें नौकरानी भी लेकर दे दूंगा, मालिश करने वाली भी रख दूंगा और खुराक में तो कोई कमी होने नहीं दूंगा। फिक्र नहीं करो। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से बाप बन जाऊं। इस बात पर वो खामोश हो गई। उसने फिलहाल मुझसे कोई बहस नहीं की, लेकिन रात को हमारा झगड़ा हो गया और उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैंने बच्चे पैदा नहीं करने। मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान हो गया था। खर्चे उसके खत्म नहीं हो रहे थे, बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी और अपनी मनमानी इतनी ज्यादा करती थी कि मैं तंग आने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक दिन वो घोड़े वाला मेरी दुकान पर आया। मैंने उसको कुछ पैसे देने थे, जितने वो बच्चों को घुमा फिरा कर बना लेता था उससे तो ज्यादा ही दे रहा था। अपनी बीवी को समझा नहीं सकता था, इसीलिए इस तरह के अवामिल से उसे दूर करना चाहता था। मैंने उसे पैसे दिए तो उसने दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा और वहां से जाने लगा, लेकिन उसके बाद रुक गया। उसने कहा कि साहब जी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शायद इसके बाद आप मेरी शक्ल भी न देखना चाहें, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता। मुझे आपसे आपकी बीवी के बारे में कोई बात करनी है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया और मुझे गुस्सा आने लगा कि ये मेरी बीवी के बारे में क्या बात करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे थे शायद मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा कि क्या बात है। मैंने उसे एक तरफ बिठा लिया और शटर गिरा दिया था कि कोई अंदर ना आए। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो वहां से हाथ जोड़कर मुआफी मांगता हुआ चला गया, लेकिन मैं इस कदर गुस्से में था कि बता नहीं सकता था। रास्ते में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। घर आया तो बीवी को कहा कि तुमने अपनी हरकतें ठीक करनी है या नहीं। उसने कहा कि कौन सी हरकतें, मैं क्यों अपनी हरकतें ठीक करूं, नहीं करने वाली मैं आपके बच्चे पैदा। आप जैसे बूढ़े इंसान के साथ शादी कर ली, ये क्या कम है। अब मैं आपके हुक्म मानूं, अगर सीधी तरह मेरे साथ रहना है तो रहें, नहीं तो मुझे कमी नहीं है। शायद वो भी इस रिश्ते से तंग आ रही थी और मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी। जब औरत इस तरह की बातें करने लगे तो फिर उसके साथ रहने का क्या जवाज। मैंने उसे तलाक दे दी। वो हैरान रह गई और उसके बाद मैंने उसको सब कुछ बताया कि मुझे घोड़े वाले ने बता दिया था कि मेरी बीवी उस घोड़े पर बैठ के अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती थी, जो इसी इलाके में ज़रा आगे करके रहता था, और घोड़े वाले के साथ जाने का इंतखाब उसने शायद इसीलिए किया था ताकि मुझे शक ना हो, और इसी चक्कर में वो घोड़े वाले को भी पैसे दे दिया करती थी। जब मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ सच है तो उसने कहा कि हाँ, ये सब कुछ सच है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। तुम्हारी बड़ी दुकान देखा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, बड़ी गाड़ी है, तो इसलिए तुमसे शादी कर ली थी, और बहुत अच्छा किया था मैंने। जो मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ, किसी के बारे में भी सोचती नहीं हूँ और मुझे किसी के बाप का भी डर नहीं है।
मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। आज तक उसकी कोई बात नहीं टाली थी, कभी खर्चे की फिक्र नहीं की थी, हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आया था। पर उसने मेरे साथ क्या किया? उसके बाद भी उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने अपना सारा सामान पैक किया और उस घर से जितनी चीजें वो उठा सकती थी उसने उठा ली। मैंने भी उसे नहीं रोका और वो वहां से चली गई। उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और सबूत मैं पहले ही देख चुका था, इसलिए ये मामला इसी तरह खत्म हो गया। अभी भी हैरान हूं कि अगर मेरे साथ अच्छे तरीके से रहती तो मैं उसकी जिंदगी को जन्नत बना देता, लेकिन उसने अपने लिए बदनामी और रुसवाई चुनी। मेरे दो चार ही करीबी दोस्त हैं। जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि आपने उस औरत को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? उससे बदला लेना चाहिए था, उसके ऊपर केस करना था। वो तो आपके घर से आपका दिया हुआ सोना और कीमती तोहफे भी लेकर चली गई और आपने उसको जाने दिया। आपने उसको खुली आज़ादी दी। जो वो चाहती थी वो उसको मिल गया। मेरे दोस्त मुझे यही कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि जिसने एक अच्छे मुखलिस इंसान को पाकर उसके साथ बेवफाई करके उसे खो दिया, ऐसी औरत के लिए वो खुद ही काफ़ी है। वो कभी भी खुश नहीं रहेगी, वो किसी का घर नहीं बसा पाएगी। मुझे कुछ ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जिसके लिए शायद बाद में मुझे भी जवाब देना पड़ता। हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अल्लाह का इंसाफ बेहतरीन इंसाफ है। अल्लाह ही इंसाफ करेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।